नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्ते। आज हम समाकलन से संबंधित प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। हम खंडशः समाकलन के सूत्र को समझें। यहाँ पर हमारे पास दो फलन हैं, u और v। तो इन दोनों फलनों के गुणनफल का हम x के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा है d बाई डी एक्स u गुना v बराबरी से u डी बाई डी एक्स वी प्लस वी डी बाई डी एक्स यू। जैसा कि आप जानते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करने पर हमें मिलेगा प्रथम फलन गुना द्वितीय फलन का अवकल गुणांक धन द्वितीय फलन गुना प्रथम फलन का अवकल गुणांक। आइए इसे हम इस तरीके से लिख दें। तो हमने लिख दिया है डी बाई डी एक्स यू गुना वी बराबरी से यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। आइए अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करें। तो हमें इस स्टेप में केवल इंटीग्रल और dx का उपयोग करना है और d बाई डी एक्स यू गुना v को हम यहाँ पर एक फलन मानेंगे। इसी प्रकार से u dv बाई डी एक्स को भी हम एक फलन मानेंगे और v du बाई डी एक्स को भी हम एक फलन मानेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया इंटीग्रल d बाई डी एक्स यू गुना v डी एक्स बराबर इसे इंटीग्रल u dv बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल v du बाई डी एक्स। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि u गुना v का हम डिफ्रेंसिएशन भी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, तो हमें वापस फलन मिल जाएगा अर्थात u गुना v मिल जाएगा। बाकी हमारी स्टेप ज्यों की त्यों लिखी हुई है। हम यहाँ से मान ज्ञात करना चाहते हैं इंटीग्रल u dv बाई डी एक्स का। तो आइए हम पक्षांतर करें। तो हमारी अगली स्टेप होगी इंटीग्रल u dv बाई डी एक्स बराबर से u गुना v माइनस इंटीग्रल v du बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पर u को मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स और dv बाई डी एक्स को मान लेते हैं gx। जैसे ही हमने dv बाई डी एक्स को gx माना तो v का मान हो जाएगा इंटीग्रल g ऑफ x dx। तो आइए इसको हम आगे सरल करने के लिए u के स्थान पर एफ ऑफ एक्स पुट कर दें और dv बाई डी एक्स के स्थान पर gx पुट कर दें और v के स्थान पर हम इंटीग्रल g ऑफ x dx पुट कर दें। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए अब हम u बराबरी से एफ ऑफ एक्स तथा dv बाई डी एक्स बराबरी से gx एवं v बराबरी से इंटीग्रल g ऑफ x dx का मान पुट करें। तो हमें मिलेगा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स गुना g ऑफ x dx बराबरी से एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल g ऑफ x dx। तो जैसा कि आपने भी देखा कि हमने u के स्थान पे एफ ऑफ एक्स पुट किया है, dv बाई डी एक्स के स्थान पे हमने gx पुट किया है, u के स्थान पर एफ ऑफ एक्स पुट किया है और v के स्थान पर हमने पुट किया है इंटीग्रल g ऑफ x dx। इसी प्रकार से v के स्थान पर हमने यहाँ पुट किया है इंटीग्रल g ऑफ x dx और du बाई dx में हमने u की वैल्यू पुट कर दी है f ऑफ x, इसलिए हमने यहाँ लिखा है d बाई डी एक्स एफ ऑफ x। तो इस सूत्र का उपयोग आप खंडशः समाकलन के प्रश्नों का हल करने में करेंगे। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं किस प्रकार से इस पे हम चर्चा करें। तो यदि हम f को प्रथम फलन और g को दूसरा फलन मान लें तो इस सूत्र को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबरी से प्रथम फलन गुना द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ब्रैकेट के अंदर प्रथम फलन का अवकल गुणांक गुना द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन।
अब हम खंडशः समाकलन के सूत्र का जब उपयोग करेंगे तो दो फलन हमारे पास दिए हुए रहेंगे, उसमें से हमें किस फलन को प्रथम फलन मानना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आपको आइलेट शब्द याद रखना है। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन के रूप में उदाहरण लिया हमने टेन इनवर्स एक्स का। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, उदाहरण के तौर पर हमने लॉग एक्स लिखा है। ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, हमने यहाँ लिखा है एक्स का वर्ग। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हमने लिखा है यहाँ पर साइन एक्स। और ई फॉर लिखा है हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसे हमने लिखा है ई पावर एक्स। तो इनवर्स फंक्शन से हमारा तात्पर्य है प्रतिलोम फलन से। लॉगरिथमिक फंक्शन से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर लघुगणकीय फलन से। एल्जेब्रिक फंक्शन से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर बीजगणितीय फलन से। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन से। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमारा तात्पर्य है चर घातांकी फलन से। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करें। इंटीग्रल ई पावर एक्स लॉग एक्स डी एक्स की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर लॉग एक्स को प्रथम फलन मानेंगे और ई पावर एक्स को हम द्वितीय फलन मानेंगे, क्योंकि हम लॉग एक्स को कहेंगे कि ये लघुगणकीय फलन है। और लघुगणकीय फलन का क्रम जो है यहाँ पर चर घातांकी फलन से पहले है, अतः हम log x को प्रथम फलन मानेंगे और e पावर x को हम द्वितीय फलन मानेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जिससे आपको यह समझने में सहायता मिलेगी कि हमें दो फलनों में से किस फलन को प्रथम फलन मानना है और किस फलन को हमें द्वितीय फलन मानना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रथम फलन को यहाँ पर लाल रंग से दिखा दिया है। तो जितने भी फलन यहाँ पर दिए हुए लाल रंग से, इन फलन को हम मानेंगे प्रथम फलन। यदि मैं प्रश्न नंबर 6 की बात करूं कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स की बात करूं, तो जैसा कि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वह बीजगणितीय फलन है। साइन एक्स को हम कहेंगे कि ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन का क्रम पहले है और त्रिकोणमितीय फलन का क्रम बाद में है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे यहाँ पर प्रथम फलन और साइन एक्स को हम मानेंगे यहाँ पर द्वितीय फलन। आइए अब हम खंडशः समाकलन के सूत्र का उपयोग करते हुए एक प्रश्न को हल करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रल e पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि हमें e पावर एक्स साइन एक्स का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आई बराबरी से इंटीग्रल e पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये फार्मूला अभी हमने सीखा है, देखा है इस फार्मूले को। इसे हम पढ़ेंगे, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर हम साइन एक्स को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ई पावर एक्स को मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो यहाँ हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स बराबरी से साइन एक्स और जी ऑफ एक्स बराबरी से ई पावर एक्स। आइए अब हम यहाँ पर प्रथम फलन और द्वितीय फलन के मान को सूत्र में रख दें, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल साइन एक्स गुना ई पावर एक्स डी एक्स बराबरी से साइन एक्स इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स। तो आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स का मान होगा ई पावर एक्स, इसलिए हमने प्रथम पद को लिख दिया है ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मान होता है कॉस एक्स और इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स का मान होता है ई पावर एक्स। इसलिए हमें यहाँ पर द्वितीय पद मिल गया है माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स गुना ई पावर एक्स। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि हमारी समाकलन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अतः हमें इस द्वितीय पद को I1 के बराबर मानना होगा। तो आइए अब हम इसे लिखते हैं, I बराबरी से e पावर एक्स साइन एक्स माइनस I1। अब हम आगे I1 का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और इस समीकरण को हमने दे दिया है समीकरण नंबर 1। आइए अब हम इंटीग्रल cos x गुना e पावर x dx का मान ज्ञात करें, जिसे हमने I1 मान लिया है। तो इसके लिए हमें ये सूत्र पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम
cos x को यहाँ पर प्रथम फलन मानेंगे और e पावर x को हम द्वितीय फलन मानेंगे। तो हम f ऑफ x के स्थान पे भर रहे हैं cos x और g ऑफ x के स्थान पे यहाँ लिखेंगे e पावर x। तो अगली हमारी स्टेप ये हो जाएगी इंटीग्रल cos x गुना e पावर x dx बराबर इसे cos x इंटीग्रल e पावर x dx माइनस d बाई dx cos x इंटीग्रल e पावर x dx का समाकलन। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इंटीग्रल cos x गुना e पावर x dx को I1 माना है, इसलिए हमने यहाँ पर I1 लिख दिया है। और इंटीग्रल e पावर x dx का मान e पावर x होता है, अतः हम cos x इंटीग्रल e पावर x dx के स्थान पे लिखेंगे e पावर x cos x। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि d बाई डी एक्स कॉस एक्स का मान होगा माइनस साइन एक्स और इंटीग्रल e पावर x dx का मान होगा e पावर x, अतः हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस इंटीग्रल e पावर x साइन x dx। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगली स्टेप हमारी होगी I1 बराबर इसे e पावर x cos x प्लस हमने इंटीग्रल e पावर x साइन x dx के स्थान पर I लिख दिया है, क्योंकि हमने शुरू में ही इंटीग्रल e पावर x साइन x dx का मान I माना था। इस प्रकार से हमें स्टेप मिल गई I1 बराबर से e पावर x cos x प्लस I। तो आइए हम इसको आगे और सरल करें। तो आइए अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 से पाते हैं कि I बराबर से e पावर x साइन x माइनस ब्रैकेट के अंदर e पावर x cos x प्लस I, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा था I बराबर से e पावर x साइन x माइनस I1 और I1 का मान हमने समीकरण नंबर 2 में ज्ञात किया है e पावर x cos x प्लस I। आइए इसको हम सरल करते हैं। तो I बराबर से e पावर x साइन x माइनस e पावर x cos x माइनस I, पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा 2I बराबर इसे e पावर x को जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन x माइनस cos x। तो I का मान होगा 1/2 e पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस cos x प्लस c। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल e पावर x साइन x dx का मान होगा 1/2 e पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस cos x प्लस c। अभी आपको जो प्रश्न समझाया गया है खंडशः समाकलन से संबंधित था। ये कुछ आपको यहाँ पर और प्रश्न दिए जा रहे हैं और इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करिए। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने कि किस फंक्शन को हमें प्रथम फलन मानना है उसको मैंने लाल रंग से दिखा दिया है, ताकि आपको हल करने में सुविधा हो जाएगी। वैसे भी आपको जो ट्रिक बताई गई है उस ट्रिक के आधार पर आप स्वयं भी इस बात को जानने का प्रयास करिए कि हम दो फलनों में से किस फलन को प्रथम फलन मानेंगे और किस फलन को हम द्वितीय फलन मानेंगे, ताकि हम खंडशः समाकलन की प्रक्रिया को आसानी के साथ कर सकें। हम कुछ प्रमुख सूत्रों को जाने, जिसमें पहला सूत्र है इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर इसे 1/2 ब्रैकेट एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा सूत्र है इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर इसे 1/2 ब्रैकेट में एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तीसरा सूत्र है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स बराबर इसे 1/2 ब्रैकेट में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये तीनों बड़े उपयोगी सूत्र है और इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और इनमें से कुछ सूत्रों को हम सिद्ध करने का भी प्रयास करेंगे। हम इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात करें। तो माना कि आई बराबर से इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, हम एक्स के स्थान पर यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे ए साइन थीटा। तो आइए अब हम दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करें। तो dx बाई डी थीटा बराबर इसे डी बाई डी थीटा ब्रैकेट में ए साइन थीटा को हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा dx बाई डी थीटा बराबर इसे ए कॉस थीटा, क्योंकि d बाई डी थीटा ए साइन थीटा का मान होगा ए कॉस थीटा। हमें dx का मान चाहिए तो dx का मान हमें यहाँ से मिलेगा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो आइए अब हम x और dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखें।
तो आई बराबर से इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए साइन थीटा का वर्ग गुना ए कॉस थीटा डी थीटा। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। आगे सरल करने पर हमें मिलेगा ए इंटीग्रल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। आगे सरल करने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर इंटीग्रल रूट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस प्रकार से हमें मिल गया यहाँ पर ए स्क्वायर इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आइए अब हम इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर इसे होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हमें cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो हमें मान मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे में 2। तो अगली स्टेप हमारी होगी आई बराबर इसे ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे में 2 डी थीटा। अगली स्टेप होगी ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्योंकि यहाँ पर दो पद है अंश में, इसलिए हम इन दोनों पदों का अलग अलग थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो हमें मिलेगी अगली स्टेप ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल 1 डी थीटा के स्थान पे हम थीटा लिखेंगे, इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा के स्थान पे हम साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिखेंगे। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन 2 थीटा के स्थान पे हमने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में 2 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस सी भी लिख दिया। अगली स्टेप में हम कॉस थीटा के स्थान पे लिख रहे हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसे आगे सरल करने के लिए थीटा का मान रख देंगे और साइन थीटा का मान रख देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि x बराबर इसे a साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा x अपान ये, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान ये। आइए इन मानों को हम प्रतिस्थापित करें, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स x अपान ए प्लस x अपान ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। हमने इस द्वितीय पद को सरल करते हुए यहाँ लिख दिया है x अपान ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और प्रथम पद को हमने यहाँ लिख दिया है साइन इनवर्स x अपान ए। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो ए स्क्वायर का हम गुणा कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपान 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर एक्स बटे में ए गुना रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। यदि इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपान 2 ब्रैकेट में एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान होगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आइए अब हम इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात करें। तो माना कि आई बराबर इसे इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसे हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया है। हम यहाँ पर एक्स के स्थान पे पुट करेंगे ए टेन थीटा। यदि इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dx बाई डी थीटा बराबर इसे d बाई डी थीटा ए टेन थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि d बाई डी थीटा ए टेन थीटा का मान होगा a सेक स्क्वायर थीटा। हमें तो dx का मान चाहिए, तो dx का मान हमें मिलेगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आइए अब हम x और dx का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करें। तो x और dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आई बराबर इसे इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए टेन थीटा का वर्ग गुना ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। आइए अब हम आई बराबर इसे ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से लिखें, क्योंकि हमें इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा का खंडशः समाकलन की मदद से मान ज्ञात करना है। इसलिए हम यहाँ पर सेक थीटा को प्रथम फलन मानेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को हम द्वितीय फलन मानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आगे इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा का मान ज्ञात करें।
जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हम सेक थीटा को प्रथम फलन मानेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम द्वितीय फलन मानेंगे। तो आई बराबर इसे ए स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे प्रथम फलन गुना द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणांक गुना द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन। तो आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के स्थान पे लिखेंगे टेन थीटा, डी बाई डी थीटा सेक थीटा के स्थान पे लिखेंगे सेक थीटा टेन थीटा, और इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के स्थान पे लिखेंगे टेन थीटा। आइए इसको आगे हम और सरल करते हैं। तो टेन थीटा से हम टेन थीटा का गुना करेंगे अगली स्टेप में, तो हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में हम टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। पुनः अगली स्टेप में हम सेक थीटा का गुना करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन से, तो हमें मिलेगा सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा। तो इस प्रकार से हमारी ये स्टेप मिल गई ए स्क्वायर ब्रैकेट में सेक थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। हम आगे सरल करते हैं। तो आई बराबर इसे ए स्क्वायर ब्रैकेट में सेक थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर का गुना करने पर हमें अगली स्टेप मिलेगी ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने यहाँ पर इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा का मान रख दिया है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगली स्टेप फिर हो जाएगी आई बराबर से ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस, जैसा कि आपको पता है कि ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा को हमने आई माना था, इसलिए हमने यहाँ पर आई पुट कर दिया है। तो अब हमारी अगली स्टेप हो जाएगी माइनस आई का पक्षांतर करने पर टू आई बराबर इसे ए स्क्वायर टेन थीटा को हमने ज्यों का त्यों लिखा, सेक थीटा के स्थान पे यहाँ लिख रहे हैं रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर लॉग टेन थीटा को हमने यहाँ पर भी ज्यों का त्यों लिखा है मार्ट के अंदर, और सेक थीटा के स्थान पे हम लिखेंगे रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्स को माना है ए टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा एक्स अपान ए। तो टेन थीटा का मान एक्स अपान ए रखने पर तो टू आई बराबर इस हो जाएगा ए स्क्वायर गुना एक्स अपान ए रूट वन प्लस एक्स अपान ए होल स्क्वायर प्लस लॉग मॉड एक्स अपान ए प्लस रूट वन प्लस एक्स अपान ए होल स्क्वायर। तो हमने इस स्टेप में टेन थीटा के स्थान पर एक्स अपान ए रखा है, तो हमें ये स्टेप प्राप्त हो गई है। आइए इसको आगे हम और सरल करते हैं। आइए अब हम इसे आगे सरल करें। तो आई बराबर से वन अपान टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर गुना एक्स अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स अपान ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए। अगली स्टेप में हमने एक्स अपान ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए के स्थान पे लिख दिया है एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए। हम यहाँ पर लॉग का नियम लगा देंगे, लॉग एम बटे एन बराबर से होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो आइए अगली स्टेप को हम देखें। तो आई बराबर से हमें मिलेगा वन अपान टू एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान टू ए स्क्वायर लॉग मॉड ए प्लस सी वन। आइए अब हम सी वन माइनस वन अपान टू ए स्क्वायर लॉग मॉड ए के स्थान पर सी लिख दें, तो हमें इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान मिल जाएगा वन अपान टू ब्रैकेट में एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप अपनी सुविधा के लिए यदि चाहे तो इस प्रकार के विशेष सूत्रों को इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। इंटीग्रल फंक्शन डी एक्स बराबर इसे वन अपान टू एक्स फंक्शन प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस फंक्शन प्लस सी। तो इस तरीके से पढ़ने से आपको लिखने में और याद करने में काफी आसानी हो सकती है। आइए अब हम फलन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स का समाकलन ज्ञात करें। तो माना कि आई बराबरी से
इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 डी एक्स। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को पूर्ण वर्ग बना करके लिखना है, तो हम एक्स वर्ग प्लस 4x प्लस 6 के स्थान पे लिखेंगे एक्स का वर्ग धन 4x धन 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग धन 6। आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये 2 का वर्ग हमने कहाँ से लिखा है, तो एक्स के गुणांक का हम आधा करेंगे और उसके वर्ग को हम यहाँ पर जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वर्ग धन 4x धन 2 के वर्ग के स्थान पे लिखेंगे x प्लस 2 का वर्ग और 6 माइनस 2 के वर्ग के स्थान पे हम लिखेंगे रूट 2 का वर्ग। तो इस प्रकार से हम अगली स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के स्थान पे लिखेंगे x प्लस 2 का वर्ग धन रूट 2 का वर्ग। सूत्र जो हम उपयोग करेंगे वह हमारा सूत्र इस प्रकार से होगा, इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हम जानते हैं 1/2 ब्रैकेट में एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हम यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 2 रखेंगे, ए के स्थान पर रूट 2 रखेंगे। तो अब हमें आई का जो मान मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, आई बराबर से इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 2 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग डी एक्स। तो हमें मिल गया 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग। यहाँ रूट चिन्ह के अंदर जो मान लिखा हुआ है इसमें आपको अपना समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहाँ पर देख लीजिए कि हमने x प्लस 2 के वर्ग प्लस रूट 2 वर्ग के स्थान पे लिखा है x वर्ग धन 4x धन 6। तो हम यहाँ पर सीधे ही लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। तो ये इस प्रकार से हमने फलन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का x के सापेक्ष समाकलन का मान ज्ञात कर लिया। और सरल करें, फलन रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो माना कि आई बराबर से इंटीग्रल रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1। अभी मैंने आपको बताया कि x का गुणांक यहाँ पर 3 है, 3 का आधा हो जाएगा 3/2 और उसका हम वर्ग को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3/2 का वर्ग माइनस रूट 13/2 पूरे का वर्ग। तो आइए हम अगली स्टेप को देखें। यहाँ पर क्योंकि यहाँ माइनस साइन पहले लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे इसे रूट 13/2 पूरे का वर्ग माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3/2 पूरे का वर्ग और सूत्र का उपयोग करेंगे हम इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाले सूत्र का। इसका मान होता है 1/2x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो सूत्र में हम x के स्थान पर x माइनस 3/2 रखेंगे, a के स्थान पे हम रूट 13/2 रखेंगे। तो ऐसा करने पर हमें अगली स्टेप मिलेगी। आइए उस अगली स्टेप को हम देखें। आइए इसे हम आगे सरल करें। तो आई बराबर इसे इंटीग्रल रूट 13/2 का वर्ग माइनस x माइनस 3/2 पूरे का वर्ग dx। तो सूत्र का उपयोग करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 3/2 रूट 13/2 पूरे का वर्ग माइनस x माइनस 3/2 पूरे का वर्ग प्लस रूट 13/2 पूरे का वर्ग साइन इनवर्स x माइनस 3/2 बटे में रूट 13/2। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रूट के अंदर जो मान मिला हुआ है ये हमारे फंक्शन से संबंधित है, अतः इसे बिना ही सरल किए हम सीधे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 3/2 रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/4 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस c।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान होगा 2x माइनस 3/4 रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 प्लस c। हमने यहाँ पर 1/2 का इन दोनों पदों में गुना करके इंटीग्रल रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कर लिया।